मीडिया और हिंदी नामक इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम ये जानेंगे कि हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट की क्या भूमिका रही है। नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हिंदी को लोकप्रिय बनाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वही रेडियो जो शहर हो या गांव हो, खेत हो या खलिहान हो, जंगल हो, नदी पहाड़, बस, कार, टैक्सी, सभी जगह रेडियो की आवाज सहज रूप से आपके कानों तक पहुंचती है। खाते पीते, उठते बैठते कभी भी आप इसके माध्यम से हजारों मील दूर रहते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। भारत में दूरदर्शन के आने से पहले रेडियो ही सभी के मनोरंजन का साधन हुआ करता था। रेडियो ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो हर तबके के पास हुआ करती थी। आइए जानते हैं कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कैसे हुई। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई, जिसका पहला कार्यक्रम 23 जुलाई 1927 को बंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके एक महीने बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में दूसरा रेडियो स्टेशन शुरू हुआ। दोनों के ट्रांसमीटर शक्तिशाली न थे। 1.5 किलोवाट के होने से प्रसारण क्षेत्र 30 मील तक ही सीमित था। उस समय की भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के बीच एक समझौते के तहत ये रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटर को अपने नियंत्रण में ले लिया और बाद में भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ब्रॉडकास्ट करना आरंभ कर दिया। 1936 में जब इसकी शुरुआत हुई तब इसका नाम इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया था। यही आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो बना, जिसे 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया और आज तक हम इसे इसी नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में आजादी की घोषणा इसी रेडियो के माध्यम से सार्वजनिक की थी। 1947 में पहली बार ये डिसाइड किया गया कि भारतीय समाचार जो होंगे वो हिंदी भाषा में होंगे। उससे पहले जो समाचार होते थे वो हिंदुस्तानी कहलाते थे और इसको मद्देनज़र रखते हुए एक हिंदी समाचार एकांश बनाया गया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की को एक कहा गया कि वो हिंदी का सरलीकरण करें जो कि समाचार बुलेटिनों में इस्तेमाल हो सके। और सबसे ज़्यादा जो हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ वो जगदीश चंद्र माथुर, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने, वो खुद एक साहित्यकार थे और उन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। उन्होंने दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर के अलावा जो बड़े नाम थे, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, इन लोगों को रेडियो से जोड़ा। ये सब लोग हिंदी के जाने माने नाम थे। उन्होंने आकाशवाणी में इस प्रचार प्रसार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के आजाद होने के बाद रेडियो का तेजी से विकास हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" रेडियो के द्वारा ही जर्मनी से प्रसारित किया गया था। इस तरह देखें तो रेडियो ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी और कई इनकलाबी नारे और संबोधन इसी रेडियो के माध्यम से ही दिए गए थे।
देश की राजधानी दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार रेडियो पर संदेश दिया था। महात्मा गांधी को 11 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से मिलने जाना था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाए। जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया, मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों ने करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। इसीलिए 12 नवंबर का ये दिन प्रत्येक वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो की बात बगैर विविध भारती के अधूरी है। विविध भारती की शुरुआत उस दौर में हुई जब देश में रेडियो सिलोन का बोलबाला था। 3 अक्टूबर 1957 को शुरू हुआ विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो के सबसे लोकप्रिय स्टेशनों में से एक है। आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। अमीन सयानी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बिनाका गीत माला को इस रेडियो स्टेशन के सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। कभी रेडियो सिलोन पर आने वाले इस कार्यक्रम का प्रसारण 1989 के बाद से विविध भारती पर होने लगा। इसके अलावा विविध भारती पर जयमाला, छाया गीत, हवा महल, संगीत सरिता, हेलो फरमाइश जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। टेलीविजन के आने के बाद शहरों में जब रेडियो के श्रोता कम हुए तो एफएम रेडियो ने उन्हें एक बार फिर से रेडियो से जोड़ा। 1977 में एफएम रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण मद्रास रेडियो से हुआ। इसके बाद 1993 से निजी कंपनियों को लीज पर टाइम स्लॉट देने की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1993 में मुंबई से स्वतंत्र आज अनेक एफएम चैनल सक्रिय और लोकप्रिय भी हैं। सन 2002 में केंद्र सरकार ने पहले शिक्षण संस्थानों को कैंपस रेडियो स्टेशन और ठीक उसके 4 साल बाद 2006 में स्वयंसेवी संस्थाओं को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अर्थात सामुदायिक रेडियो केंद्र चलाने की अनुमति दे दी। तब से लेकर अब तक देश भर में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न भाषाओं के कम्युनिटी रेडियो खुल चुके हैं। कम्युनिटी रेडियो धीरे धीरे एक नए जमाने के मीडिया का स्वरूप लेता जा रहा है, जो समाज में लोगों को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इन रेडियो स्टेशनों से समाचार या समसामयिक विषयों पर चर्चा के प्रसारण पर पाबंदी है। पुराने बड़े आकार वाले रेडियो से लेकर डिजिटल रेडियो देखें तो आज भी रेडियो लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है। रेडियो के माध्यम से आज देश दुनिया में तमाम भाषाओं के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन बात करें हिंदी की तो ये दोनों ही मानो एक दूसरे के पूरक से बन गए हैं। कहना गलत ना होगा कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने में जितना योगदान रेडियो का है, उतना ही रेडियो को लोकप्रिय बनाने में हिंदी का है। जिंदगी में दृश्य और श्रव्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि दूरदर्शन से लेकर अन्य निजी टीवी चैनलों के कार्यक्रमों ने हिंदी को जनप्रिय बनाने में काफी योगदान दिया।
90 के दशक के बाद जिस तरह मनोरंजन और समाचार के निजी उपग्रह चैनलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, उससे हिंदी को खूब विस्तार मिला है। भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई थी। फिलिप्स कंपनी ने दिल्ली की एक प्रदर्शनी में इसे पहली बार भारत में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। शुरुआत में इसका प्रयोग स्कूली बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य को सामने रखकर किया गया। पहले सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता था। 1961 में बाकायदा STV यानी स्कूल टेलीविजन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य दिल्ली के विज्ञान शिक्षकों को ट्रेनिंग देना था। लेकिन 1965 से 1 घंटे का नियमित प्रसारण प्रारंभ हुआ, जिसमें समाचार का बुलेटिन भी प्रसारित हुआ करता था। समय के साथ टीवी पर कई कार्यक्रमों का जुड़ाव हुआ है, जैसे 26 जनवरी 1967 को पहले ग्रामीण कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत हुई, तो वहीं 15 अगस्त 1982 को टेलीविजन पर श्वेत श्याम की जगह रंगीन प्रसारण प्रारंभ किया गया। दूरदर्शन जब 1959 में आया तो उसका मुख्य जो था उद्देश्य था कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट तीसरे स्थान पे था। तो उसको लेकर स्कूल टेलीविज़न की शुरुआत हुई, जिसमें स्कूल के जो पाठ्यक्रम के विषय थे उनको टेलीविज़न पे दिखाया जाता था। 1982 में एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण से टेलीविज़न की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और इस पर मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों की मानो बहार सी आ गई। जुलाई 1984 में शुरू हुए हम लोग से लेकर रामायण, महाभारत, बुनियाद जैसे कई धारावाहिक और कार्यक्रम प्रसारित हुए जो काफी लोकप्रिय हुए। टेलीविजन के इस शानदार सफर में लोगों ने पहले भारतीय इंसान की जमीन से चांद तक की यात्रा से लेकर मिशन मंगल के रोमांच को भी घर बैठे देखा। 1984 में दूरदर्शन के रजत जयंती वर्ष पर डीडी मेट्रो और 1989 में केंद्रीय निर्माण केंद्र यानी CPC की शुरुआत हुई। इसके बाद 1992 में जी टीवी के साथ निजी चैनलों की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक भारतीय टेलीविजन पर नए नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी चैनलों का आना निरंतर जारी है। लोगों के घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने वाला टीवी आज उपग्रह के जरिए न सिर्फ देश दुनिया की खबर लोगों को हिंदी भाषा में पहुंचाता है, बल्कि इस पर आने वाले कार्यक्रमों की जो लोकप्रियता है, आकर्षण है, उसकी डोर में बंधे हुए लोग 7 समंदर पार से भारत में खिंचे चले आते हैं और यहीं की मिट्टी और भाषा के साथ घुल मिल जाते हैं। छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और धारावाहिकों ने देश दुनिया के दर्शकों को हिंदी भाषा से जोड़ने का काम किया है। यही कारण है कि सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक तथा धार्मिक विषयों को लेकर बनाए गए टीवी कार्यक्रम लोगों के मनोरंजन का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की जमीन तैयार होने के बाद जब इंटरनेट ने भारत में प्रवेश किया तो लोगों को लगा कि इसके कारण एक बार फिर देश में अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा, लेकिन ये आशंका भी गलत साबित हुई। तो इंटरनेट पर हिंदी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। आज यदि देखें तो लाखों ब्लॉग्स हैं जिन्हें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की? हिंदी में पहला ब्लॉग तकनीकी विशेषज्ञ आलोक कुमार ने 9211 के नाम से बनाया था।
हिंदी में लिखे जाने वाले ब्लॉग्स के माध्यम से हिंदी भाषा ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। आज हिंदी में न सिर्फ वेबसाइट और ब्लॉग का बोलबाला है, बल्कि देश के साथ विदेश में बैठे लोगों के साथ हिंदी टेक्स्ट और वॉइस मैसेज दोनों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इंटरनेट ने हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया है, इसकी रफ्तार को बदला है। किसी भी मुद्दे पर बहस करनी हो, प्रतिक्रिया देनी हो, आक्रोश जताना हो या फिर किसी भी सूचना को वायरल करना हो, यानी उसे लोगों के बीच फैलाना हो, तो इसके लिए सिर्फ 2 वस्तुओं की जरूरत है, कंप्यूटर या मोबाइल और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट और हिंदी के संगम ने हर व्यक्ति, हर व्यापार और हर क्षेत्र को एक नई गति दी है। वर्तमान समय में पत्रकारिता की किसी भी विधा के लिए एक वेबसाइट बनाना एक जरूरत बन गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक हिंदी समाचार पत्र अपनी वेबसाइट और ई-संस्करण के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 1995 में सबसे पहले चेन्नई से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले हिंदू समाचार पत्र ने अपना ई-संस्करण निकाला था। आज लगभग सभी छोटे बड़े हिंदी समाचार पत्रों ने अपने ई-पेपर यानी इंटरनेट संस्करण निकाले हुए हैं। भारत में समाचार सेवा देने के लिए गूगल न्यूज, बीबीसी हिंदी, जागरण, वेब दुनिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता आदि वेबसाइट हैं जो हिंदी भाषा में समाचार सेवा देती हैं। इंटरनेट के आ जाने के बाद सोशल मीडिया ने समाज पर अपने तरीके से प्रभाव डाला है। आज सोशल मीडिया की अधिकतर वेबसाइट्स और एप्स जैसे फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम देश विदेश के लोगों से मित्रता कर सकते हैं और उनसे अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं। आजकल फेसबुक पर अंग्रेजी में लिखी गई पोस्ट का हिंदी अनुवाद भी मिल जाता है। व्हाट्सएप के माध्यम से हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे बैठे अपनी बात अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं और वो भी हिंदी में अपने को सलाह और शुभकामनाएं दे सकते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात हिंदी में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को भी आसानी से जान सकते हैं। हिंदी की किताबें ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों की तरह ट्विटर पर भी हिंदी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मिशिगन विश्वविद्यालय के बोजार्थ और जायोजीत पॉल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2014 में जब भारत में सोशल मीडिया का परिदृश्य विकसित हुआ था, उस समय अंग्रेजी बोलने वाली शहरी आबादी ही ट्विटर पर अधिक सक्रिय थी, लेकिन आज हमारे देश में अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी में किए जाने वाले ट्वीट्स अधिक पसंद और शेयर किए जाते हैं। नेता हो, अभिनेता हो या आम आदमी, वे हिंदी में ट्वीट करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं। तकनीक के इस युग में लगभग हर व्यक्ति वेब मीडिया से जुड़ गया है। भले ही कोई तकनीकी रूप से सक्षम ना हो, लेकिन उसे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन पर इंटरनेट को हैंडल करना, इंटरनेट का प्रयोग करना आ जाता है। यही कारण है कि इस माध्यम से वो सिर्फ खबर पढ़ता ही नहीं, वॉइस टेक्स्ट ऐप की मदद से खबर गढ़ता भी है और इसे वीडियो के जरिए देश दुनिया में वायरल करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के आने के साथ ही न केवल भाषा बल्कि हमारी समूची संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध हुआ है। जहाँ तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है और उस पर हिंदी के प्रचार प्रसार का मुद्दा है,
तो ये बात तो जग जाहिर है कि वैश्विक रूप से अगर किसी तथ्य को, किसी सूचना को या किसी भाषा को पहुंचना है तो उसके लिए इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो कि अपनी वैश्विक पहुंच रखते हैं, उनका होना निहायत ज़रूरी है। आज मोबाइल रखने वाला हर शख्स सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचारों को हिंदी भाषा में व्यक्त कर सकता है और अपनी समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत करा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे देश के लगभग 77% लोग बोलते और समझते हैं। हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से है जिनका प्रयोग वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक पर सक्रिय भारतीयों की संख्या लगभग 100 मिलियन और ट्विटर पर यह संख्या 33 मिलियन से अधिक है। व्हाट्सएप पर भी भारतीयों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। सुख दुख के संदेशों से लेकर सामान मंगवाने और जन आंदोलनों तक में इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। इंटरनेट के विभिन्न सर्च इंजन की बात करें, जहां लोग अपने मतलब, अपनी रुचि से संबंधित चीज की खोज करते हैं, वहां पर लगभग 30 से 35% चीजें आवाज के माध्यम से ढूंढी जाती हैं, जिसमें अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। मित्रों, वर्तमान युग हिंदी मीडिया का युग है। मीडिया और हिंदी दोनों ही एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। आज के दौर में जिस तरह हिंदी को अपने प्रसार के लिए मीडिया की जरूरत है, उसी तरह मीडिया को अपने विस्तार के लिए हिंदी की आवश्यकता है। इन सभी सार्थक प्रयासों के बीच हिंदी राजभाषा के बाद अब वैश्विक भाषा बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हिंदी की इस समृद्धि, शक्ति और बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए किसी भी हिंदी भाषी को गर्व हो सकता है। मीडिया और हिंदी नामक इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का प्रयास किया। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद। नमस्कार।